आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। देश में वैक्सीनेशन के दूसरे दौर की आज शुरुआत हो गई और पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह दिल्ली के एम्स में जाकर खुद कोरोना वायरस का टीका लगवाया। असम का परंपरागत गमछा पहने अल सुबह देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में हाजिर हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुस्कुराते हुए केरल और पुडुचेरी की नर्सों रोसामा अनिल और पी निवेदा से वैक्सीन लगवाई। पीएम मोदी ने टीका लगाने वाली पुडुचेरी की नर्स निवेदा से बातचीत भी की। सर सुबह आए थे, हम लोगों से मिले, बातचीत करे हमसे। मतलब इतना डर भी नहीं था कि हम पीएम से मिल रहे। सर इतने अपने दोस्ती के साथ हमसे बात कर रहे थे, बातचीत करे और पूछे भी कि आप कहाँ से हो करके। मैंने बोला मैं पुडुचेरी से हूँ, तो सर ने बोला वनकम बोले थे, मतलब तमिल में बोलने की कोशिश कर रहे थे। केरल की नर्स रोसामा अनिल ने इसे एक सरप्राइज करार दिया। सर जब आया, सर ने पूछा आप कहाँ से हो। हाँ। मैंने बोला मैं केरला से हूँ और डिस्ट्रिक्ट भी पूछा। हाँ। बता दिया। फिर सर खुद हाथ जोड़ के मलयालम में वनक्कम बोल दिया। अच्छा। और उसके बाद हम इंजेक्शन लगा दिया। विपक्ष बार बार पीएम मोदी से ये सवाल कर रहा था कि आखिर वो खुद कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी बारी का इंतजार किया और विपक्ष को बिना बोले जवाब भी दिया। हालांकि सियासत खामोश कैसे रहती। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि पीएम मोदी वैक्सीन लेने में भी चुनावी सियासत से नहीं चूके, तभी तो गले में गमछा असम का था और टीका देने वाली नर्सें भी उन्हीं राज्यों से थी जहां चुनाव होने हैं। उन्होंने गमछा पहने हैं और केरल और तमिलनाडु की नर्स को भी उन मदद ले रहे हैं। देखो 3 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और 3 स्टेट के साथ मोदी जी का आज की जो उनका वैक्सीनेशन, इसके साथ संयोग से कोई जुड़ा हुआ लगता है। आज मोदी जी वैक्सीन लिए तो भी विवाद खड़ा किए। ये झूठ के पटाड़ा है। झूठ फैलाना, गलत बयानी करना इनके पार्टी का एजेंडा बन गया है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना का टीका लगवाया, तो साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि बिहार में हर किसी को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। बिहार में बिल्कुल वैक्सीनेशन है कि हाँ, वहाँ भी जो जाएंगे उनके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त का इंतजाम ही किया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी भुवनेश्वर में कोरोना का टीका लगवाया, तो साथ ही आम लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे आने की भी अपील की। पहले दिन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत कई नेताओं ने टीका लगवाया, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि वो कल टीका लगवाएंगे। भी जब अपनी टर्न का वेट किया, समय का इंतजार किया और समय आने पर जो है सारे देश के सामने सबसे पहले वैक्सीन, जिसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, वो वैक्सीन को, उसी स्वदेशी वैक्सीन को लगवाया। तो मैं समझता हूं अपने आप में एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है, देश के लोगों के लिए प्रेरणादायक मैसेज है। देश में आज से कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण का आगाज हो गया है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी जाएगी, तो साथ ही 45 साल से ज्यादा के उन लोगों को भी वैक्सीन लगेगी जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन मुफ्त में लगेगी, जबकि निजी अस्पतालों में इसकी एक डोज की कीमत करीब 250 रुपए होगी। रंजन ये महसूस करने लगा है कि कोरोना वैक्सीन का टीका बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सुबह टीका लगा के ये संदेश देने की कोशिश की है कि पूरे देश में लोगों को अब कोरोना वैक्सीन का टीका जरूर लगना चाहिए। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। बिहार में शराबबंदी की नीतीश सरकार के दावों और वादों की पोल खुल गई है। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन साइलेंस में ऐसी ऐसी तस्वीरें बिहार के कोने कोने से हमारे कैमरे में कैद हुई हैं। आप भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। का लीजिएगा 3 रुपया, बड़का लीजिएगा 5.5। होगा स्कॉच है। स्कॉच होगा क्या है? स्कॉच है क्या? 3000 बिहार कोई नहीं है। बिहार में शराबबंदी फेल हो चुकी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो सूबे के किसी हिस्से में शराब आपके घर पहुंच जाएगी, लेकिन आपके पास सिर्फ पैसे होने चाहिए। जैसी शराब चाहिए आपके दर पर पहुंच जाएगी, क्योंकि शराब माफियाओं ने कानून को बेईमानी बना दिया है। न्यूज़ 24 के इस खुलासे से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। सुशासन की पोल खुली तो सीएम नीतीश कुमार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को ही इस काले कारोबार का हिस्सा बता डाला। तेजस्वी यादव ने ऑपरेशन साइलेंट के लिए न्यूज़ 24 को शाबाशी भी दी।
नहीं, हमने तो डीजीपी और सब लोगों के साथ बैठक में हम तो निरंतर करते ही रहते हैं। हमने उन लोगों को कहा है कि आप अपने स्तर से और नीचे के स्तर से एक एक चीज देखिए। अगर कहीं कोई बेचता है और कोई ग्रहण कर रहा है तो इसको पता लगाना कहाँ से असंभव है। पता लगाइए और इस पर सख्त कार्रवाई करिए। 24 द्वारा ऑपरेशन साइलेंट जो किया गया है, इसके लिए हम न्यूज़ 24 को धन्यवाद देते हैं। बिहार में जो है पूरी तरीके से शराब हर जगह जो है उपलब्ध है। शराब माफियाओं की जहां तक बात की जाए तो उनकी पहुंच तो मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम तक है। शराब माफियाओं का आतंक बिहार में किस कदर बढ़ गया है, इसकी एक वानगी हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिले में दिखी, जब शराब माफियाओं ने एक दारोगा को भी गोलियों से छलनी कर दिया। यही वजह है कि न्यूज़ 24 पर ऑपरेशन साइलेंट के शुरू होते ही बिहार में सदन से सड़क तक सियासी बवाल मच गया। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया और बिहार सरकार से कार्रवाई की मांग कर डाली। नीतीश जी को वो मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। अगर आप कमिटेड हैं कि हम शराबबंदी कानून लागू करके रहेंगे, तो 2.5 साल तो हो गया, 3 साल 4 साल हो गया, तो फिर भी स्मगलिंग बढ़ गई, इसका मतलब अपराध बढ़ गया। तो शराबबंदी कानून से अगर अपराध बढ़ रहा है तो उस कानून की समीक्षा तो होनी चाहिए। पटना, छपरा, सिवान और दरभंगा में ऑपरेशन साइलेंट के खुलासे से बिहार का प्रशासन भी एक्शन में आ गया। गया, दरभंगा, शेखपुरा में कई जगह पर छापेमारी भी हुई। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ सत्ताधारी नेताओं की भी नींद टूट गई है। अगर ऐसा है, हम लोगों ने तुरंत FIR रजिस्टर करते हैं और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कराते हैं। हम लोग इंश्योर कराते हैं कि सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे रहें, और अगर इस तरह की और भी कई घटनाएं आती है तो हम लोग आगे तक भी इसको फॉलो करते हैं कि कहाँ से इनका पूरा लिंक है, क्या है। जैसे बिहार की सरकार उसके लिए कटिबद्ध है और जहां भी उनको ये ध्यान में आ रहा है उसको बंद करने का और उस पर कड़ी कार्रवाई करने का, कठोर से कठोर कार्रवाई राज्य सरकार ने उसके लिए तय किया। शराबबंदी से पहले बिहार सरकार को शराब से 5,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई होती थी। जाहिर है इससे मिलने वाला राजस्व तो शून्य हो गया, लेकिन अवैध शराब का कारोबार 10 गुना हो गया। जानकारों की माने तो बिहार में फिलहाल ये कारोबार 50,000 करोड़ को भी पार कर गया है। यानी शराब माफिया तो मस्त है और सरकारी सिस्टम ध्वस्त है। सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, बिहार न्यूज़ 24। मुंबई में पिछले साल हुई बत्ती गुल का चीन कनेक्शन अब खुलकर सामने आ गया है। कल ही आपको पता होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी जिसके मुताबिक यह कहा गया था, दावा किया गया था कि मुंबई में अक्टूबर 2020 में एक बड़े हिस्से में जो बिजली गुल हुई थी उसके पीछे चीन का साइबर अटैक हो सकता है। आज महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आरोपों या फिर इस साइबर अटैक की थ्योरी को और दमदार बना दिया। क्या चीन ने पूरे भारत की बत्ती गुल करने की तैयारी कर रखी है? क्या वो देश में अंधेरा फैलाने की साजिश रच रहा है? ये महज आशंका नहीं है, बल्कि उसकी पूरी साजिश के सबूत भी मिल गए हैं। अचानक बत्ती गुल हुई है और 2 करोड़ लोग अंधेरे में डूब गए। अचानक बत्ती गुल होने से मुंबई में ट्रेनों के पहिए थम गए, स्टॉक मार्केट भी ठप हो गया। अस्पताल कोरोना मरीजों से पटे थे, लिहाजा उनकी जान बचाने के लिए आनन फानन में जनरेटर चलाने पड़े। लेकिन अचानक ग्रिड फेल होना कोई तकनीकी खामी नहीं थी, बल्कि ये भारत के दुश्मन ड्रैगन की नापाक साजिश का परिणाम था। चाइना ने मुंबई के इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉलवेयर को इंट्रोड्यूस किया हो, मॉलवेयर मीन वायरस को इंट्रोड्यूस किया हो, इस प्रकार का प्रयास दिखता है। इस प्रकार का फाइंडिंग रिकॉर्डेड फ्यूचर नेटवर्क एनालिसिस कंपनी अमेरिका ने अपने फाइंडिंग दिए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो है वो तो अभी आई है, लेकिन जिस वक्त मुंबई अंधेरे में चला गया था उस टाइम में मैंने कहा था कि हाँ कुछ तो भी गड़बड़ है और हमें उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये हिमाकत चीन नहीं की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये सब घटनाएं चीन के एक बड़े साइबर अभियान का हिस्सा था, जिसका मकसद भारत के पावर ग्रिड को ठप करना था। चीनी मैलवेयर भारत में बिजली सप्लाई के कंट्रोल सिस्टम में घुस चुके थे। इसमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सबस्टेशन और थर्मल पावर प्लांट भी शामिल थे। चीन ने पूरे देश को अंधेरे में डुबा देने की योजना बना रखी थी। मुंबई में बीते साल जो बत्ती गुल हुई थी उसके पीछे चीन का हाथ है। चीन की साइबर कंपनी रेडिको ने ही भारत के ट्रांसमिशन कंपनी और पावर जनरेशन कंपनी में घुसपैठ कर ये बत्ती गुल करने की साजिश की थी, जिसका अब खुलासा हो गया है। दरअसल चीन गलवान घाटी में अपनी हार से झुल्लाया हुआ था
और उसने पूरा प्लान बना लिया था कि अगर उसे वहां और ज्यादा नुकसान हुआ तो वो पूरे भारत को अंधेरे में डुबो देगा। चीनी साइबर अटैक का खुलासा अमेरिकी साइबर फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर ने किया है। हालांकि अमेरिकी कंपनी का ये भी मानना है कि चीन के ज्यादातर मैलवेयर एक्टिवेट नहीं हो पाए। मुंबई से इंद्रजीत के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रियंका गांधी आज असम में थी, जहां उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद आदिवासियों के साथ झूमर डांस करती हुई भी दिखाई दी। अभी देखिए। गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना और फिर लखीमपुर में आदिवासियों के साथ झूमर लोक नृत्य पर झूमी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के विधिवत ऐलान के बाद 2 दिन के असम दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सबसे पहले गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची प्रियंका ने लाल पोशाक पहन रखी थी, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्रियंका गांधी ने देवी के दरबार में अपने परिवार और असम के लोगों के लिए दुआएं भी मांगी। बहुत समय से आना चाह रही हूँ, कुछ सालों से मैं आना चाह रही थी, तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ आ पाई। मेरी ख्वाहिश थी और मैंने माँ का आशीर्वाद मांगा, खास तौर से असम के लोगों के लिए आशीर्वाद मांगा कि खुश रहें, खुशहाल रहे आपका प्रदेश। हालांकि मीडिया ने उनसे चुनाव पर भी सवाल दागा, लेकिन उन्होंने मंदिर के पास राजनीति की बात करने से साफ इनकार कर दिया। मंदिर में हूँ अभी भी और श्रद्धा की वजह से, आदर की वजह से मेरे ख्याल से यहाँ जगह नहीं है, उचित जगह नहीं है चुनाव की बात करने की, लेकिन आगे मैं जरूर करूँगी। आशा ये है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे चुनाव में। हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। गुवाहाटी के बाद प्रियंका गांधी चाय बगानों के लिए मशहूर लखीमपुर पहुंची और वहां आदिवासी किशोरियों के हाथ थामकर पारंपरिक झूमर डांस में हिस्सा भी लिया। 49 साल की प्रियंका ने यहां पर ढोल की थाप पर डांस किया। प्रियंका ने जिन किशोरियों के साथ डांस किया उन सभी ने लाल और सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। ना तो प्रियंका ने मास्क पहना था और ना ही डांस कर रही किशोरियों ने। लखीमपुर में प्रियंका गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन का भी आगाज किया। इससे पहले गुवाहाटी के जलुकबारी इलाके में कांग्रेस समर्थकों ने प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के लिए 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 चरणों में मतदान होना है। शाह आलम, गुवाहाटी, न्यूज़ 24। प्रियंका असम में थी तो राहुल कन्याकुमारी पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ डांस किया बल्कि स्टेज पर छात्रों के साथ पुशअप्स भी लगाए। देखिए। पहले रोड शो में शक्ति प्रदर्शन किया और फिर छात्राओं के साथ डांस करने लगे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। दक्षिण भारत का दौरा कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के एक स्कूल में हल्के फुल्के माहौल में नजर आए। सेंट जोसेफ हाई स्कूल में छात्राओं से मुलाकात करने पहुंचे राहुल गांधी अचानक छात्राओं संग डांस करने लगे। कुछ कांग्रेस नेता भी राहुल के संग हो लिए। राहुल का ये अंदाज वहां मौजूद लोगों को बेहद पसंद आया और हर कोई इस तस्वीर को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करने लगा। डांस करने के बाद वे वहां छात्राओं से गले मिले। छात्राओं के साथ डांस के दौरान वहां राहुल के नारे भी गूंजे। छात्राओं के साथ डांस करने वाले राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट एकिडो का भी मुजाहिरा किया। राहुल ने 9 सेकंड में 14 बार दोनों हाथों से पुशअप्स लगाए, जबकि फिर एक हाथ से भी पुशअप लगाया। हालांकि छात्रा राहुल गांधी के उठने के बाद भी काफी देर तक पुशअप करती रही। राहुल ने एक हाथ से पुशअप करके भी दिखाया। स्कूल में राहुल गांधी के आगमन के मौके पर छात्रों ने एक से एक करतब दिखाए। राहुल गांधी के स्वागत में छात्राओं ने लोक नृत्य की छटा भी बिखेरी। तमिलनाडु के ही कन्याकुमारी में राहुल गांधी का शानदार स्वागत हुआ। राहुल गांधी ने यहाँ रोड शो किया और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा को तमिल संस्कृति का विरोधी बता डाला। The fact that the Chief Minister of Tamil Nadu is controlled by the Prime Minister of India, and no Chief Minister of Tamil Nadu should be controlled by anybody else other than the people of Tamil Nadu. Only the Tamil people should decide who the Chief Minister is and what he should do. Narendra Modi should not be allowed to decide what the Chief Minister does. राहुल गांधी ने यहाँ नारियल के फल का भी जायका लिया, जिसे कन्याकुमारी में नानगू कहा जाता है। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। कांग्रेस ने यहाँ विपक्षी डीएमके से गठबंधन किया है, जिसका मुकाबला बीजेपी से गठबंधन करने वाली सत्ताधारी एआईएडीएमके से है।
कन्याकुमारी से केजे श्रीवत्सन के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।